हेलो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, छोटे छोटे भाई बहनों, सबको आज के क्लास में स्वागत है। कंप्यूटर साइंस क्रैश कोर्स चल रहा है और कंप्यूटर साइंस क्लास 12th के क्रैश कोर्स के इस सीरीज में आप सबों का दिल से स्वागत करता हूं। आज का मेरा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, फंक्शन ओवरलोडिंग। चैप्टर नंबर 3, फंक्शन ओवरलोडिंग, आज का क्लास। ये चैप्टर से 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा एग्जाम। तो थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लेना है और बहुत बढ़िया से समझाने वाला हूँ। और लास्ट में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक कुछ पूछा है वो भी आपको बता दूंगा। और लास्ट में असाइनमेंट में तो क्वेश्चन रहेगा ही जो पूछने वाला जिसकी संभावना है ना। तो किसी को अगर कुछ परेशानी अभी तक है, अभी तक का क्लास में, अभी तक का चैप्टर जितना पढ़ चुके हैं, कंटेंट में, मटेरियल में समझने में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उस वीडियो में कमेंट कीजिए, टेलीग्राम पे हमको पर्सनली मैसेज कीजिए, ठीक है। मैं आपको हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हूं, तो चिंता नहीं करना है। इसी के साथ जो है सो आगे बढ़ना है। चैनल को ज्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करवाइए, ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि बाबू बहुत कम समय में आप लोगों को हम ऐसा मटेरियल देने वाले हैं और दे रहे हैं कि एकदम नंबर जो है सो एकदम जो सोचा नहीं होगा। जैसे बहुत लड़का होता है ना कि ये एक साल दो क्लास 12th में पढ़ता नहीं है, इधर उधर फटक फटक दलाली में, नाटकबाजी में लगा करके खत्म कर देता है। सिर्फ कॉलेज जाता है, करता है, दो लड़की देखेगा, क्या बात है, यही सब करके बाबू समय बर्बाद कर देता है। वैसे विद्यार्थी के लिए यहाँ पे सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कंप्यूटर साइंस में नंदलाल सर। वैसे विद्यार्थी के लिए हम रामबाण है। एक महीना में एकदम जो है सो बढ़िया नंबर में ले आएगा। और लाता था जी, कितना विद्यार्थी लाया है जी, हमको पर्सनली फोन करता, गोड़ लगने के लिए आता है, मिलने के लिए, बोलता है सर इज्जत बचा लिए। 60 नंबर, 65 नंबर वैसे वैसे विद्यार्थी लाते हैं। क्या करोगे? 100 नंबर तो नहीं ला पाओगे जी। इतना कम समय में तैयारी करवा देते हैं। 65-70 नंबर ले आते हो प्रैक्टिकल नंबर जोड़ करके, तब और क्या चाहिए? 50 नंबर भी अगर आप ले आते हैं, 52 नंबर ले आते हैं, तब पर भी काफी है जी। थ्योरी में अगर आप 25 नंबर भी तीर खींच के ले आए, ये 15-20 दिन का पढ़ाई से, एक असाइनमेंट पढ़ करके, और बसी 25-28 नंबर उधर से मिल जाएगा, तो 50+ नंबर हो गया। कितना बढ़िया है, एक महीना में पढ़ो, कंप्यूटर साइंस में ले आओ नंबर। ठीक है। तो बाबू चैनल सब्सक्राइब करवाओ एकदम बहुत मात्रा में, जितना करवाना है, जितना शेयर करना है करो, सबको बताओ। ठीक है। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का क्लास बड़ा मजेदार होने वाला है। आज के क्लास में जो है सो हम बेसिकली समझने वाले हैं फंक्शन के बारे में। ठीक है। क्या चीज के बारे में समझने वाले हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग। लेकिन फंक्शन ओवरलोडिंग से पहले हम समझना चाहते हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन ओवरलोडिंग को समझने से पहले आपको जो है सो समझना होगा, आपको जो है सो समझना होगा फंक्शन के बारे में। समझ गए? इस फंक्शन के बारे में आपको सबसे पहले समझना होगा, तब फंक्शन ओवरलोडिंग आपको समझ में आएगा। ये फंक्शन है क्या? ठीक है। तो थोड़ा सा पहले जब अब पहला क्लास मेरा चल रहा था, दूसरा क्लास, जिसमें से C++ का पहला प्रोग्राम जब हम किए थे, ठीक है, तो उसमें मेन फंक्शन आया था, गेट ch फंक्शन आया था, क्लियर स्क्रीन फंक्शन CLR SCR फंक्शन आया था। उसमें हम बताए थे वहां पे थोड़ा सा फंक्शन के बारे में। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार जानने वाले हैं। फंक्शन के बारे में हम आज विस्तार रूप से जो है सो जानने वाले हैं। बात समझ में आई ना? ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि फंक्शन है क्या। ठीक, फंक्शन है क्या? ठीक है। तो क्या बोलता है, फंक्शन का डिफिनेशन जानते हैं। बोलता है कि फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन। बोलता है फंक्शन जो है एक ब्लॉक ऑफ कोड है। यानी जब C++ का प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहां 30 लाइन, 50 लाइन, 100 लाइन, 200 लाइन, 500 लाइन का कोडिंग हम लोग वहां पे लिखते हैं। तो उसमें से हम क्या करते हैं, कोड को जो है सो अलग अलग ब्लॉक में बांट देते हैं, और हर ब्लॉक को हम एक फंक्शन का जो है सो नाम दे देते हैं, और उस फंक्शन के अंदर उस ब्लॉक ऑफ कोड को लिख देते हैं। ठीक है।
तो वो एक अलग प्रकार का काम करता है। फिर दूसरा फंक्शन बनाते हैं, फिर उसमें जो है सो अलग तरह का कोडिंग करते हैं, फिर तीसरा फंक्शन बनाते हैं, उसमें अलग तरीके का कोडिंग करते हैं। तो फंक्शन क्या एक ब्लॉक ऑफ कोड हो जाता है, ब्लॉक ऑफ कोड, फिर ब्लॉक ऑफ कोड, फिर ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे फंक्शन मिल करके जो है सी प्लस प्लस को प्रोग्राम को सक्सेसफुली चलाने में मदद करता है। गौर से मेरी बात को समझिएगा। देखिए आपका शरीर में भी जो है सो अलग अलग प्रकार के ब्लॉक ऑफ कोड करने के लिए फंक्शन बना हुआ है। जैसे दो गो हाथ, ये क्या है, आपको ऐसे समझिए, ये दोनों हाथ क्या है, एक तरह का हाथ का क्या काम, कुछ काम करना, कुछ ऐसे मारने उड़ने में, हाथ चलाने में, कोई चीज फेंकने में, कोई चीज लौकने में हम हाथ का जो है सो उपयोग करते हैं। तो हाथ क्या हुआ, हाथ एक तरीके का एक फंक्शन कर रहा है, मेरा हाथ फंक्शन। डॉक्टर पूछता है ना कि आपका हाथ प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं, यानी काम कर रहा है कि नहीं। तो ये हाथ क्या हुआ, हाथ एक तरीके का फंक्शन हुआ। इसका मतलब हुआ कि ये हाथ जो है सो कोई चीज का बना हुआ, मांस का बना हुआ है, कोशिका ऊतक से बना हुआ है, टिश्यू से बना हुआ है ना, सेल से बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं बहुत सारे सेल्स को मिल करके, बहुत सारे टिश्यू को मिल करके ये हाथ बना हुआ है। यानी कह सकते हैं कि ब्लॉक ऑफ कोड है ये पूरे का क्या ब्लॉक ऑफ कोड है। यानी ये एक अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। पेट अलग फंक्शन है, खाना पचाने का काम कर रहा है। पैर अलग फंक्शन है, चलने का काम कर रहा है। आंख अलग तरीके के फंक्शन है ना। तो कह सकते हैं कि फंक्शन में अलग, कान अलग तरीके का फंक्शन है, मुंह अलग तरीके का फंक्शन है, मुंह बोलने का काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है। तो मुंह भी तो कोई चीज से बना हुआ है ना। तो ये ब्लॉक ऑफ कोड समझिए इसको। तो ब्लॉक ऑफ कोड मिल करके एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जो कुछ ऑपरेशन करे, सम स्पेसिफिक, जो परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, जो कुछ खास काम करे, उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। सी प्लस प्लस, जैसे आप एक और एग्जांपल देता हूँ, एटीएम मशीन के हम पास जाते हैं तो वहां पे अलग अलग तरह का काम होता है, पैसा निकालने का काम होता है, मिनी स्टेटमेंट चेक करने का काम होता है। ठीक है। कुछ में अभी पासबुक प्रिंट करवाते हैं, वो काम होता है। पैसा हम लोग डाल भी सकते हैं, वो भी काम होता है। तो ये क्या, ये अलग अलग फंक्शन वहां पे काम कर रहा है, पैसा निकालना, पैसा डालना, मिनी स्टेटमेंट चेक करना। तो उसमें जो सॉफ्टवेयर बना हुआ होगा, उसमें जो कोडिंग किया गया होगा, वो अलग अलग ब्लॉक में कोड को बांट दिया गया। यानी पैसा निकालने वाला जो फंक्शन वो अलग काम कर रहा है, तो क्या होगा, ब्लॉक ऑफ कोड उसके उसके लिए अलग प्रोग्रामिंग किया हुआ है। मिनी स्टेटमेंट चेक करने के लिए अलग प्रोग्रामिंग किया हुआ है। ठीक है। पासबुक प्रिंट करने के लिए अलग प्रोग्रामिंग किया हुआ है। तो वो सब क्या, वो ब्लॉक ऑफ कोड अलग अलग कोड जो है अलग अलग ब्लॉक में बांटा हुआ है। जैसे ऐसे समझिए, हम लोग एक जिला होता है, तो जिला को अलग अलग ब्लॉक में बांट दिया जाता है ना, अलग अलग ब्लॉक में। ठीक है। तो वो ब्लॉक अपना काम कर रहा है, वो ब्लॉक अपना काम कर रहा है, वो ब्लॉक अपना काम कर रहा है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जिला जो है एक तरीके का फंक्शन हुआ, और उसके अंदर जो ब्लॉक ब्लॉक बांटा हुआ है, ठीक है, तो वो तो हो गया ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है। और सब अपना कुछ अलग अलग अपना स्पेसिफिक काम जो है करते रहता है, अपना काम परफॉर्म, अपना ऑपरेशन परफॉर्म सब करते रहता है। तो उसी अपना भाषण बाबू समझा दिए, कान में दिमाग में घुस गया होगा जी, हम समझ गए। वही बोलता है कि फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, जब हम आगे भी फंक्शन इस्तेमाल करने वाले हैं, आपको दिखा देंगे, तो तुरंत दिखा देंगे। चिंता मत कीजिए, तुरंत आगे समझने वाला है, समझ में आने वाला है, तुरंत समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा डिफिनेशन देते हैं। फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। ग्रुप बोलते, फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, ग्रुप ऑफ कोड ऑफ ब्लॉक बोलो तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट बोलो, एक ही बात है। दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। देखो, प्रोग्राम, शादी का प्रोग्राम, बर्थडे का प्रोग्राम, ऐसा एक एग्जांपल दिए थे ना जी, कि शादी का भी प्रोग्राम में क्या होता है, हर काम बटा हुआ रहता है। एक दिन लगन हुआ, एक दिन मड़वा हुआ, एक दिन बारात आया, उसमें भी बटा हुआ रहता है। कुछ लोगों को खाना खिलाने का काम दे दिया जाता है, कुछ लोगों को मार्केटिंग करने का काम दे दिया जाता है, कुछ लोगों को पानी चलाओ, कोई लोग गिलास बांट रहा है। तो अलग अलग आदमी मिल करके अपना अलग अलग काम कर रहा होता है। यानी उस शादी का फंक्शन में, उस फंक्शन में जो है सो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि अलग अलग कोड को जो है सो बांट देते हैं। ठीक है। अलग अलग स्टेटमेंट जो है सो लोगों को दे देते हैं, तुमको ये काम करना है, ये काम करना है। तो सब मिल करके करते रहता है, और स्मूथली, बहुत प्रोपरली तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से हमारा काम जो है सो हो भी जाता है सफलतापूर्वक, है ना। तो वही चीज है। अब है टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन को हम तो समझ गए। देखो, फंक्शन ओवरलोडिंग चैप्टर चल रहा है बाबू, फिर से कह दे रहा हूं, फंक्शन ओवरलोडिंग चैप्टर चल रहा है मेरे देवियों एवं सजनों। उसमें से सबसे पहले हम फंक्शन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। फंक्शन अगर बढ़िया से समझ जाएंगे तो फंक्शन ओवरलोडिंग आगे समझने वाले हैं और ही बढ़िया से। ठीक। तो अभी सिर्फ हम फंक्शन को समझ रहे हैं, फंक्शन समझ गए। अब फंक्शन का टाइप्स। फंक्शन का दो टाइप्स होता है, दो प्रकार होता है, बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन आइए देखते हैं।
बोलता है बिल्डिंग फंक्शन। देखो भैया, यहां देखो इसका डिफिनेशन देखो भैया। बिल्डिंग फंक्शन क्या बोलता है जी? क्या बोलता है जी? क्या बोलता है जी? बिल्ड इन फंक्शन, बिल्ड इन फंक्शन। बोलता है बिल्ड इन फंक्शन आर दोज फंक्शन विच इज अवेलेबल बाय डिफॉल्ट इन कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम। बोलता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में और किसी भी प्रोग्राम में जो बाय डिफॉल्ट फंक्शन पाया जाता है उसी को हम बिल्ड इन फंक्शन बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट फंक्शन मतलब जो पहले से बना बनाया फंक्शन है। जो पहले से बना बनाया फंक्शन है उसको हम बाय डिफॉल्ट फंक्शन बोलते हैं। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसका सिर्फ हम जब जरूरत पड़ता तब इस्तेमाल करते हैं। और समझ में आई ना? बिल्ड इन फंक्शन उसको बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे मेन, सी प्लस के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेन क्या है? मेन एक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं ना जी। तो मेन क्या है? मेन बाबू, मेन बिल्ड इन फंक्शन है। यानी कि जिस समय सी प्लस प्लस बन रहा था उसी समय मेन फंक्शन को बना दिया गया। उसका सिर्फ अभी हम इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग में। गेट सी एच, गेट सी एच फंक्शन का उसी समय बन गया जिसमें सी प्लस प्लस बन रहा था, अभी सिर्फ हम उसका इस्तेमाल करते हैं। गेट्स, देखो गेट सी एच और गेट्स दोनों अलग अलग फंक्शन है। गेट सी एच फंक्शन स्क्रीन को रोकने का काम करता है, लेकिन गेट्स फंक्शन जो है सो नंबर ऑफ कैरेक्टर और स्ट्रिंग को कीबोर्ड से रन टाइम एक्सेप्ट करने का काम करता है। उसके बाद है पुट्स फंक्शन। उसके बाद है सी एल आर एस सी आर क्लियर स्क्रीन फंक्शन। तो ये सब फंक्शन उस समय बन गया था जिसमें सी प्लस प्लस बन रहा था। इस फंक्शन का सिर्फ हम इस्तेमाल करते हैं, इसके जगह पे दूसरा कोई फंक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते। बस समझ में आई? तो ये हुआ बिल्डिंग फंक्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, क्या है जी? यूजर डिफाइंड फंक्शन, नाम से ही पता चल रहा है यूजर डिफाइंड, जिसको यूजर डिफाइन करता है, यूजर बनाता है। बोलता है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन आर दोज फंक्शन विच इज क्रिएटेड बाय द यूजर, जो यूजर के द्वारा बनाया जाता है। जैसे सी प्लस प्लस का प्रोग्रामिंग में बहुत सारे फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, आगे देखने वाले हैं। अभी आगे तुम लोग मत देखो, फिलहाल इतना ही देखो। इसके नीचे देखबे मत करो, ही नहीं तो समझ में नहीं आएगा, वो हम अभी समझाने वाले हैं। सिर्फ यही दो लाइन पढ़ो, यही दो लाइन देखो, सिर्फ यही दो लाइन देखो, यूजर डिफाइंड फंक्शन दो लाइन। ठीक है, अभी नीचे देखबे मत करो, समझो अंधा है हम लोग, अंधे नीचे नहीं देखना है अभी। ठीक, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होता है जो यूजर बनाता है। जैसे सी प्लस प्लस के प्रोग्रामिंग करते हैं बाबू, तो बहुत सारा फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ वैसा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जो पहले से बना बनाया हो, और कुछ ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो हम खुद बनाते हैं, यूजर खुद बनाता है। हम जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जब सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे तो कुछ कुछ फंक्शन हम अपना मन से भी बनाएंगे। ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो फंक्शन बनाता है, जो यूजर बनाता है, जो यूज करने वाला बनाता है, उसको हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ऑल। फंक्शन को पहचानने का तरीका बताया था ना जी, याद है ना जी? कुछ भी चीज लिखल रहे बाबू, कुछ भी चीज लिखल रहे, और उसके बगल में अगर स्मॉल ब्रैकेट पेयर में है तो वो फंक्शन कहलाता है। ये मोदी लिखल है, स्मॉल ब्रैकेट पेयर में है एक साथ, तो ये क्या है, इसको तुरंत समझ जाना है कि मोदी फंक्शन है। ये समझे, पुलिस को कैसे ड्रेस से पहचानते हो ना जी, स्टूडेंट को उसका यूनिफॉर्म से पहचानते हो ना। तो उसी तरीके से सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी वर्ड के बगल में अगर स्मॉल ब्रैकेट पेयर में है तो समझ जाओ कि वो फंक्शन है। अब वो कैसा फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है कि जो है सो बिल्डिंग फंक्शन है, वो आपको देख के तय करना है। देखो यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होगा वो हमेशा हम लोग का नाम से मिलता जुलता होगा। जैसे यहाँ पे हम एक बनाए ऑल फंक्शन, नंदलाल फंक्शन, इंडिया फंक्शन, कटरीना फंक्शन, मल्लिका फंक्शन। इस तरह का फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं आगे का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जब जरूरत पड़ता है तब। देखो भाई, वीडियो देखते जाओ, समझते जाओ, और कॉपी में लिखते जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो तुम लोग जो हम जैसे खींचते हैं ना अभी पेन से इस तरीके से, तो तुम लोग जो है इसी तरीके से खींच खींच के लिखते रहना अपना नोट्स में, तब ज्यादा समझ में आएगा। बात समझ में आई ना? हाँ, तो ये जो है, जो हम समझा रहे होते हैं अपना भाषा में, ये तुम लोग जरूर लिखते जाना, खींच खींच करके इधर से उधर, ताकि ज्यादा समझ में आए। सिर्फ लिखा हुआ से समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आई ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझ गए कि फंक्शन क्या है, हम समझ गए कि फंक्शन का टाइप्स कितना होता है, हम समझ गए कि जो फंक्शन का टाइप्स है उसका डिफिनेशन भी जान गए, एग्जाम्पल भी जान गए। आइए थोड़ा सा एक प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ, है ना? प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम मेरा क्या है? प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू एडिशन ऑफ टू नंबर। एक आपको प्रोग्राम लिखना है सी प्लस प्लस में, जिसमें से दो नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाना है।
जिसमें से दो नंबर कोई भी लोगे तो जुड़ जाएगा। बात समझ में आई ना? तो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम होगा कैसा जिसमें दो नंबर को हम लोग जोड़ सके। ठीक है जिस अरे बाबू इसी तरह का इसे कैलकुलेटर में दो नंबर जोड़ना, पांच नंबर जोड़ना, 20 नंबर जोड़ना, 100 नंबर जोड़ना, दो नंबर घटाना, 50 नंबर घटाना, मल्टीप्लाई करना, अलग अलग तरह का जो है सो हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना कैलकुलेटर में जी, अलग अलग तरह का महत्व ये थी, कॉस थीटा निकालना, टेन थीटा निकालना, भागफल निकालना, भाजी निकालना, भागा करना, गुना करना, ये सब करते हैं ना कैलकुलेटर में। तो कैलकुलेटर में भी बाबू इसी तरीके का कोडिंग किया गया है तब वो काम करता है अंदर से, इसी तरीके का कोड लिखा गया है तब वो काम करता है बाबू। बात समझ में आई? हाँ। तो आज हम देखने वाले हैं दो नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम। क्या देखने वाले हैं? दो नंबर को जो है सो जोड़ने का प्रोग्राम आज हम देखने वाले हैं। तो हम लोग जानते हैं दो नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम में हम करेंगे क्या। ठीक है, हमको करना क्या है? दो नंबर को जोड़ने के लिए प्रोग्राम सी प्लस प्लस, अगर मान एक नंबर इधर समझ लो, इस प्रोग्राम को समझने से पहले इधर समझ लो बढ़िया से। अगर तुमको कोई बोले कि मैथ में बाबू दो गो नंबर जोड़ के दिखाओ, तो तुरे तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल आए क्या आएगा? क्या रे साला दो नंबर के तो हम तुरंत जोड़ देंगे। तो सबसे पहले ये ख्याल आएगा कि वो दो को नंबर कौन होगा जिसको हम जोड़ेंगे। तो मान के चलो दिमाग में आ गया दो, तो क्या कर देंगे? दो प्लस दो, है ना? तुरंत कितना हो जाएगा? चार। यानी हम सोचे क्या, कोई अगर हमको बोला कि दो नंबर जोड़ के दिखा बाबू, तो दो नंबर कुछ भी हम ले लेंगे, तुरंत जो भी दिमाग में आ जाएगा वही ले लेंगे। तो सबसे पहले क्या आया? दो नंबर आया दिमाग, फिर उसको जोड़े, फिर उसका रिजल्ट बता दिए तुरंत। बोलेगा पांच नंबर जोड़ो, तो पांच गो नंबर तुरंत सोचेंगे, जोड़ के दिखा देंगे। बोलेगा तीन नंबर गुना करके दिखाओ, तो तीन को कोई भी नंबर ले लेंगे, गुना करके दिखा देंगे, है ना जी? तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर इस तरीके से इंप्लीमेंट करके तुमको कोई पूछे कि सी प्लस प्लस के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके प्रोग्राम लिखते हुए दो नंबर को जोड़ने का बना, तो सबसे पहले तुम्हारे दिलो दिमाग में वो दो नंबर के साथ साथ दो वेरिएबल भी आना चाहिए। क्योंकि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम करते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हम सबसे पहले हर वैल्यू के लिए एक वेरिएबल बनाते हैं। मैथ में तो डायरेक्ट है कि दो चार पांच लेकर के जोड़ करके निकाल के दिए, लेकिन प्रोग्राम में हमेशा किसी भी वैल्यू लेने के लिए उसका वेरिएबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वेरिएबल बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए एक क्या है? वेरिएबल है। ए क्या है? वेरिएबल है। बी क्या है? वेरिएबल है। तो दो नंबर को जोड़ने के लिए दो वेरिएबल हम ले लिए, एक और वेरिएबल ले लिए जिसमें से ये दोनों नंबर जुड़ करके स्टोर हो जाएगा। सी प्लस प्लस में दो गो नंबर जोड़ने, दो गो वेरिएबल हो गया दो गो वैल्यू लेने के लिए, एक तीसरा वेरिएबल हो जाएगा उसको जोड़ करके फिर रखने के लिए। मेमोरी में हमेशा अलग अलग काम होता है। बात समझ में आई ना? ठीक है, तो तीन वेरिएबल हो गए, ए बी और सम। अब ये तीनों में जो वैल्यू जो है सो इंटीजर टाइप का है, जिससे ए का वैल्यू कितना है? पांच। इसलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं? डाटा टाइप क्या? इंट। क्या है? इंट इक्वल टू 5 कॉमा बी इक्वल टू 10 कॉमा सम। सम का वैल्यू अभी कुछ नहीं है, यानी ये दोनों को आगे जोड़ेंगे तब वो सम का वैल्यू होगा। अब आगे लिखेंगे सम इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए का वैल्यू 5 प्लस बी का वैल्यू 10, तब 5 प्लस 10, ये कितना हो जाएगा वैल्यू? 10। तो 10 किसका वैल्यू हो गया? 10 हो गया सम का वैल्यू। तो सम नाम का वेरिएबल का वैल्यू कितना हो गया? 10। अब इसको क्या, इसको करना क्या, इसको जो है सो सी आउट कर देंगे, यानी कि सी आउट का काम क्या है? स्क्रीन पे डिस्प्ले करना। तो एक मैसेज, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा एज इट इज मैसेज हो जाएगा, और सम, यानी ये डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं है तो ये वेरिएबल हो गया, तो इसका वैल्यू 10 है, तो सम, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? सम, सम इक्वल टू, सम इक्वल टू 10, इसका आउटपुट हो जाएगा। ये सम क्या है? ये सम है, ये वाला जो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा हुआ है, और ये सम है, ये वेरिएबल का वैल्यू, तो इसका आउटपुट हो जाएगा ये। लेकिन बाबू ये प्रोग्राम इस तरीके से डायरेक्टली रन नहीं करेगा, इस तरीके से डायरेक्टली रन नहीं करेगा। इसको रन करने के लिए कंपाइलर इंटरनली क्या क्या करेगा सो हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। देखो सबसे पहले जो है इस प्रोग्राम में ढूंढेगा कंपाइलर मेन फंक्शन को। सबसे पहले किसको ढूंढेगा जी? मेन फंक्शन को, क्योंकि हम बता चुके हैं जब मेन का डिफिनेशन बता रहे थे, मेन फंक्शन वो जगह होता है प्रोग्राम में जहां से प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो ढूंढते ढूंढते सबसे पहले इसको, सबसे पहले यहाँ आएगा कंपाइलर, देखेगा अच्छा मेन फंक्शन यहाँ है, अब नीचे जाएगा देखेगा अरे ऑलटेक भी वो फंक्शन बना हुआ है। क्या बना हुआ? ऑलटेक भी वो फंक्शन बना हुआ है। देखो ऑलटेक ऐसा फंक्शन है, यहाँ ऑलटेक यहाँ पे जो है सो यूजर डिफाइंड फंक्शन है। यूजर क्या है? यूजर डिफाइंड।
अब जो है सो मेन के अंदर देखेगा ऑल्टे का यूजर डिफाइंड फंक्शन बना हुआ है, फिर देखेगा इसके आगे कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। अब ये तुरंत पीछे भागेगा, और तुरंत पीछे भागते हुए बाबू देखेगा कि इधर कोई यार इस नाम से फंक्शन बना हुआ है क्या, तो हाँ, तो यहाँ देखेगा अरे ऑल्टेक नाम का फंक्शन यहाँ बना हुआ। बस समझ में आ गई। अब इसके नीचे घुसेगा और देखेगा दो वेरिएबल लिया हुआ है, एक तीसरा वेरिएबल भी है, दो वेरिएबल के वैल्यू को जोड़ रहा है और फिर उसको जो है सो सी आउट करवाया जा रहा है, या स्क्रीन पे देखने के लिए प्रिंट करवाया जा रहा है। तब जो है सो दो नंबर को जोड़ेगा, सम करेगा और उसको स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। यानी इंटरनली इतना काम होगा एकदम माइक्रो मिली सेकेंड में, और तुरंत स्क्रीन पे आउटपुट दे देगा। जिस तरीके से एटीएम मशीन में तुम लोग जाते हो ना, एटीएम मशीन थोड़ा बहुत बड़ा चीज हो गया, कैलकुलेटर में 2+2 करते हो ना, तो इंटरनली क्या हो जाता है, दो नंबर जुड़ जाता है, चार स्क्रीन पे आ जाता है नहीं। तो स्क्रीन पर जो चार दिख रहा है उसके पीछे भी इसी तरीके का कोडिंग किया हुआ है। आउटपुट अगर C++ में कोई बना हुआ होगा कोई कैलकुलेटर, तो समझो कि वो चार आने के लिए ये सी आउट नाम का कोडिंग वहां किया गया है, तभी वो चार आ रहा है स्क्रीन पे। 5 × 5 × 5 अगर कर देंगे तो 25 25 125 जो आउटपुट आएगा उसके लिए भी सी आउट किया, यानी कि हर इनपुट के लिए, हर आउटपुट के लिए, हर वैल्यू के लिए कोडिंग किया हुआ रहता है कैलकुलेटर। वही ऐसा ही कोडिंग रहता है जो अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो ये दो नंबर का जोड़ने का प्रोग्राम हो गया, लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शन यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए, है ना, यूजर डिफाइंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए इस दो नंबर को हमने जोड़ने का काम किया। बात समझ में आई? ठीक है। तो इसमें हम ये बताना चाह रहे थे कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का कितना प्रकार है। फंक्शन का दो प्रकार है, दोनों प्रकार का डिफिनेशन भी देख लिए, एग्जांपल भी देख लिए, और एक प्रोग्राम के साथ भी देख लिए कि किसी भी प्रोग्राम में किस तरीके से बिल्डिंग फंक्शन होता है, किस तरीके से यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। तो इस प्रोग्राम में बाबू बताओ, इस प्रोग्राम में बाबू बताओ कि इस प्रोग्राम में बताओ कि कितना, कौन कौन यूजर डिफाइंड फंक्शन है और कौन कौन जो है सो बिल्ट इन फंक्शन है। तो देखो, ऑल्टेक ऑल्टेक जो यहाँ पे है ना, ऑल्टेक जो यहाँ पे है, ये क्या है, ये है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक। मेन क्या है, बिल्ट इन फंक्शन। गेट सीएच क्या है, बिल्ट इन फंक्शन। और गे यहाँ पे ऑल्टेक क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो ऑल्टेक दो जगह इसलिए लिखे हैं क्योंकि ऑल्टेक यहाँ पे जो है सो हम फंक्शन बनाए हैं और उसी फंक्शन को यहाँ पे कॉल किए हैं। इसको आगे देखने वाले हैं, आगे का एग्जांपल। ठीक है, समझ में आई? तो अगर समझ में आई तो आप लोगों को जैसे इस तरीके से हम एगो प्रोग्राम लिखे हैं, इसी तरीके से आपको दो गो होमवर्क दे रहा हूं। क्या ये दे रहा हूं? WAP का मतलब होता है, WAP का मतलब होता है राइट ये प्रोग्राम। तो राइट ये प्रोग्राम टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, है ना, दो नंबर को गुना निकालने का जो है सो आपको प्रोग्राम लिखना है। C++ में एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें दो नंबर को गुना करना है। तो जैसे अगर मैं दो नंबर को जोड़े वैसे गुना उसमें करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ जोड़ के जगह जो है सो सिर्फ गुना का साइन लगा देंगे तो हो गया। और उसके अनुसार से थोड़ा नाम चेंज कर देंगे, यहाँ सम लिखा है तो वहां मल्ट कर देंगे, या तो प्रोडक्ट कर देंगे जहां जहां सम किए हैं। बस समझ में आए? तो ऐसे बन जाएगा। दूसरा होमवर्क है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल रेट एंड टाइम एंड फाइंड द एसआई। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, निकल जाएगा। इसको भी थोड़ा ट्राई कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शन 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 को समझने, फंक्शन का टाइप्स को समझने के बाद, फंक्शन का प्रोग्राम समझने के बाद, फिर आगे इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक आता है, फंक्शन पैरामीटर। पैरामीटर फंक्शन, पैरामीटर फंक्शन बोलो और तो फंक्शन प्रोटोटाइप बोलो और तो फंक्शन आर्गुमेंट बोलो, एक ही नाम है, तीनों एक ही नाम है। तो ये फंक्शन पैरामीटर होता क्या है, तो आइए गौर से समझते हैं फंक्शन पैरामीटर क्या होता है। एकदम गौर से समझते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा बाबू। ठीक है, तुरंत समझ में आ जाएगा। अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, डिफिनेशन पर हम आते हैं, पहले मेरा एग्जांपल समझ लो। फंक्शन पैरामीटर क्या कहते हैं? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सर अगर हम यहाँ पे लिख देंगे कुछ भी, यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं ऑल्टेक, ऑल्टेक क्या लिख दें जी, ऑल्टेक, ऑल्टेक लिख दिए और बगल में स्मॉल ब्रैकेट आ गया, तो ये क्या हो गया, ये क्या, एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। फंक्शन का क्या नाम है, ऑल्टेक फंक्शन। बात समझ में आई? तो ये तो अभी तक फंक्शन था, लेकिन इस फंक्शन के इस जो ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर अगर हम कुछ लिखेंगे तो वो पैरामीटर कहलाएगा। इस ब्रैकेट के अंदर हम कुछ लिखेंगे तो क्या कहलाएगा, पैरामीटर।
अब सर नियम है कि क्या इसके अंदर कुछ लिख सकते हैं? हाँ, तो लिख सकते हैं। तो क्या क्या लिख सकते हैं? तो दो ही चीज लिख सकते हैं। हाँ, तो इसके अंदर कोई वैल्यू पास करेंगे या तो कोई वेरिएबल पास करेंगे। ध्यान से सुनना, किसी भी फंक्शन में के अंदर अगर हम या तो वैल्यू या तो वेरिएबल पास करते हैं तो वो मेरा पैरामीटर फंक्शन कहलाता है, यानी फंक्शन प्रोटोटाइप, यानी फंक्शन आर्गुमेंट कहलाता है। तो आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं। फंक्शन पैरामीटर आर दोज फंक्शन दैट इंक्लूड, जो अपने अंदर इंक्लूड करता है पैरामीटर, इसी को बोलते हैं पैरामीटर। अगर इसके अंदर कुछ हम लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? पैरामीटर कहलाएगा। दैट इंक्लूड पैरामीटर और आर्गुमेंट और वैल्यू इनसाइड द फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन, पैरामीटर फंक्शन। यानी फंक्शन के अंदर कुछ भी हम लिखेंगे या तो वैल्यू या तो वेरिएबल, उसको पैरामीटर बोलते हैं। तो इसी को हम जो है सो पैरामीटर फंक्शन बोलते हैं, आर्गुमेंट फंक्शन इसी को बोलेंगे। बात समझ में आई? अब जो है सो पैरामीटर फंक्शन दो प्रकार का होता है, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल फॉर्मल पैरामीटर। बात समझ में आई? ठीक है। तो एक्चुअल पैरामीटर किसको बोलेंगे? बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर आर दोज पैरामीटर दैट इंक्लूड वैल्यू इनसाइड फंक्शन इज कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ऑलटेक, क्या लिखते हैं जी? ऑलटेक। देखो एग्जांपल में यही लिख दे रहे हैं हम, एग्जांपल यहाँ लिखना भूल गए। एग्जांपल में ऑलटेक स्मॉल ब्रैकेट में क्या बोलता है? वैल्यू। क्या बोलता है जी? इनसाइड द फंक्शन के अंदर वैल्यू। वैल्यू मतलब क्या हुआ? कुछ भी इंटीजर वैल्यू। जैसे हम यहाँ पे डालते हैं 5, क्या डालते हैं? 5 कॉमा 10, 5 कॉमा 10। अब ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो इस फंक्शन के अंदर हम क्या पास किए हैं? वैल्यू पास किए हैं। तो ये पैरामीटर फंक्शन कहलाएगा। ये ऑल्टेक कैसा फंक्शन कहलाएगा? पैरामीटर फंक्शन। ठीक है। इसके अंदर में को हम पैरामीटर पास किए हैं, दो पैरामीटर, एगो 5 और एगो 10। तो ये होता है एक्चुअल पैरामीटर। 5 और 10 जो पैरामीटर है वो कैसा पैरामीटर है? एक्चुअल पैरामीटर है। बात समझ में आई? ठीक है। वही लिखा हुआ वेयर वी पास वैल्यू इनसाइड फंक्शन इज कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर। जब हम फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू पास करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर कहलाता है। इन एक्चुअल पैरामीटर वी कैन पास मोर देन वन वैल्यू। एक्चुअल पैरामीटर में हम एक से अधिक वैल्यू पास कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे दो वैल्यू पास किए हैं, 5 और 10। अब बोलिएगा सर ये जो आप बता रहे हैं इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? आगे प्रोग्राम में हम एक इस्तेमाल करके बताने वाले हैं भाई, आगे का प्रोग्राम में इस्तेमाल करके बताने वाले हैं। और इस तरह का जरूरत सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में क्यों पड़ता है वही बताने वाले हैं। ठीक है। दूसरा क्या है मेरा? फॉर्मल पैरामीटर। बोलता है व्हेन वी पास वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन इज कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर। इन फॉर्मल पैरामीटर वी कैन डिक्लेयर मोर देन वन वेरिएबल। अब जिसे यहाँ पे लिखते हैं ऑल्टेक, ऑल्टेक फंक्शन। ऑल्टेक क्या है? यहाँ पे ऑल्टेक एक फंक्शन बना दिए, ऑल्टेक, ऑल्टेक नाम का एक जो है सो हम यहाँ पे क्या बना दिए? फंक्शन बना दिए। अब इस फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल पास करेंगे, ए ऐसे करेंगे। इस फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल पास करेंगे, है ना। वेरिएबल जब भी हम बनाते हैं तो उसके पहले जो है सो हम डाटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, है ना। तो क्या बना देते हैं? दो को जो है सो वेरिएबल लेते हैं। तो यहां हम लिखते हैं इंट, इंट, इंट ए, इंट ए कॉमा इंट, इंट, इंट बी। मेरा ऊपर नीचे हो जा रहा है थोड़ा, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब ये ऑल्टेक क्या है? ऑल्टेक एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर कितना पैरामीटर? दो पैरामीटर, इंट ए और इंट बी, यानी वेरिएबल ए और वेरिएबल बी, दो पैरामीटर, है ना। तो इस ऑल्टेक के अंदर जो है से हम वेरिएबल पास कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? फॉर्मल पैरामीटर कहलाएगा। और इस ऑल्टेक के पास हम क्या वैल्यू पास कर रहे थे तो ये क्या कहलाएगा? एक्चुअल पैरामीटर कहलाएगा। बात समझ में आई ना बाबू? ठीक है। हाँ। तो इस चीज को जो है सो ध्यान में रखना है, ख्याल रखना है कि एक्चुअल पैरामीटर किसको कहते हैं, फॉर्मल पैरामीटर किसको कहते हैं। बात समझ में आई ना? ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट का सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने का तरीका देखो, अभी के समय में जितना भी सॉफ्टवेयर बनता है ना, ये सब कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है। अब इसको ऐसे समझो, एक्चुअल पैरामीटर का समझो किसी को डायरेक्ट पैसा देना, बैंक से पैसा निकाला और घर आया डायरेक्ट पैसा लेकर के। और फॉर्मल पैरामीटर का हो गया कि नहीं, ये डायरेक्ट पैसा नहीं, किसी और दूसरे को पैसा दे दिया और अपने खाली हाथ आ गया, और फिर वो पैसा किसी माध्यम से घर तक पहुंचा। तो दोनों में क्या अंतर है? अंतर यह है कि ये पैसा तो डायरेक्ट लेके आता तो कोई भी जानता तुमको तो लूट मार के छीन लेता,
और किसी दूसरे के थ्रू पैसा आएगा तो शायद उसको पता नहीं चलेगा पैसा तुम्हारे पास है कि उसके पास, तुमको मारे उरे ले आएगा, छीनने के लिए आएगा, पता चलेगा तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, वो किसी और माध्यम से तुम्हारे घर तक पहुंच रहा है। तो इसमें क्या अंतर हुआ? सिक्योरिटी। तो किसी भी सॉफ्टवेयर में जो है सिक्योरिटी लगाना बहुत जरूरी होता है, सिक्योरिटी प्रदान करना बहुत जरूरी होता है। आज सुन रहे हैं ना जी, जितना भी हम लोग डाटा इस्तेमाल फोन पे, गूगल पे से लेकर के जीमेल तिमेल, जितना फॉर्म भरते हैं सब में डाटा इधर उधर मूव करते रहता है, हमारा इंफॉर्मेशन, हमारा सूचना कितना लोगों के पास ऐसा ही ऑनलाइन चला जाता है। हम जो है दिन रात मोबाइल चलाते हैं, कुछ किसी भी तरह की वेबसाइट खोलते हैं, सब में हमारा डाटा चला जाता है। कितना डाटा चोरी हो रहा है अभी मत पूछो। इसलिए तुम लोग आएंगे दिन देखता होगा कि किसी अनजान नंबर से फोन आ जाता है, तुम लोग सोचता होगा नंबर तो ये भी नहीं, फिर भी फोन आ गया। तरह तरह का चीज हो रहा है अभी के समय में। तो ये क्या हुआ? ये डाटा का चोरी हो रहा है। तो यही सबको रोकने के लिए सॉफ्टवेयर में इन तमाम कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाता है। बात समझ में आए? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम, डब्ल्यू ए पी का मतलब होता है राइट ये प्रोग्राम। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी टू नंबर देन फाइंड द सम बाय यूजिंग पैरामीटर फंक्शन। बोलता है कि एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें से दो नंबर आपको एक्सेप्ट करना है, बात समझ में आई ना, और उसका सम निकालना है, लेकिन पैरामीटराइज फंक्शन का यूज करते हुए, पैरामीटर फंक्शन का। तो कुछ नहीं करना है जी। क्या करना है? ठीक है, क्या करना है? करना ये है कि सबसे पहले इसमें हम लोग जानते हैं हैज इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट हैज इंक्लूड कॉन्यो डॉट लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं। कौन सा फंक्शन? यूजर। मेन फंक्शन नीचे रहेगा, यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो फंक्शन बनाने के लिए हम सबसे पहले वॉइड लिखते हैं। वॉइड का मतलब होता है कुछ रिटर्न नहीं करना। अब जो हम फंक्शन बनाए हैं, फंक्शन क्या बनाए? कैटरीना। फंक्शन क्या बनाए? कैटरीना। दो नंबर को जोड़ना है, तो देखो दो को हम यहाँ पे वेरिएबल पास कर दिए हैं। तो एक ऐसा वेरिएबल हो गया, एक ऐसा पैरामीटर हो गया, हॉर्मल पैरामीटर। अभी पढ़े ना जिसके पहले, क्या कैसा पैरामीटर हो गया? हॉर्मल पैरामीटर। अब करना क्या है? ब्रैकेट ओपन हो। जब भी फंक्शन बनता है, जब भी फंक्शन बनाते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो स्मॉल ब्रैकेट को होने के साथ साथ तुरंत उसके अंदर जो है आगे का काम करने के लिए हम करली ब्रैकेट ओपन करते हैं। ये नियम है। उसके बाद देखो सम नाम का फंक्शन बनाए हैं। ठीक है, सम नाम का फंक्शन इसलिए क्योंकि ये जो दोनों वेरिएबल हम यहाँ बनाए हैं, उसको जब जुड़ेगा तो सम नाम के फंक्शन में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सम इक्वल टू ए प्लस बी कर दिए, और क्या करते? सी आउट सम इक्वल टू ए एंड बी सम, यानी इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? सम, सम इक्वल टू, सम इक्वल टू ए एंड बी इक्वल टू जो इसका वैल्यू होगा। उसके बाद क्या करते हैं? ब्रैकेट जो है सो यहाँ क्लोज हो जाएगा इसके बदले। फिर वॉइड मेन लिखेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन होगा, करली ब्रैकेट। उसके बाद जो फंक्शन ऊपर में बनाते हैं उसको सिर्फ यहां हम लिख देते हैं। तो फंक्शन क्या बनाए? कैटरीना। देखो यहाँ फंक्शन हम बना रहे थे, इसलिए यहां हम लिखे वॉइड। यहाँ फंक्शन हम बना नहीं रहे हैं, हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो इसके पहले कुछ नहीं लिखाएगा, है ना। अब इसके अंदर जितना वेरिएबल हम पास बनाते हैं, उतना ही वैल्यू हम यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर लेते हैं। तो यहाँ पे दो वेरिएबल बनाए हैं, तो इसके अंदर दो ही वैल्यू लेंगे। तो ये 5 किसका वैल्यू हो जाएगा? ए का। और ये 10 किसका वैल्यू हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा बी का वैल्यू। इंटरनली ये जो है सो, इंटरनली ये जो है सो मेमोरी में होता रहेगा, आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आपका काम सही हो चुका करके दम आएगा स्क्रीन के पास। दो नंबर जुड़ के देखो, जो नंबर, दो नंबर जोड़ने का प्रोग्राम पहले भी बनाए हैं, अभी इसके पहले भी बनाए और यहाँ भी बना रहे हैं, लेकिन सबका आउटपुट सेम आ रहा है, दो नंबर का जोड़ने का, दो नंबर का जोड़ने का, लेकिन बनाने का तरीका अलग अलग है। बात समझ में आ गई ना? क्यों? क्योंकि अलग अलग तरीका को हम अलग अलग तरीका जब हम ढूंढ रहे हैं, तो अलग अलग देखो, बनाते बनाते और प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स हो रहा है। कॉम्प्लेक्स होने का मतलब हुआ और जटिल हो रहा है। जटिल होने का मतलब हुआ कि प्रोग्राम में सिक्योरिटी टाइट हो रहा है। इस तरीके का सॉफ्टवेयर बनेगा, जल्दी डाटा डाटा इंफॉर्मेशन चोरी नहीं होगा, है ना। तो इसमें इस प्रोग्राम में टोटल कितना फंक्शन? कैटरीना फंक्शन यहाँ, उसके बाद जो है मेन फंक्शन, फिर गेट सी एच फंक्शन। तो कैटरीना यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूजर डिफाइंड फंक्शन। मेन और गेट सी एच क्या हो जाएगा? बिल्ड इन फंक्शन। और ये जो प्रोग्राम बनाए हैं वो किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके बनाए हैं? पैरामीटर फंक्शन का इस्तेमाल करके बनाए हैं। बात समझ में आई ना? ठीक है, तो ये दो नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम था पैरामीटर फंक्शन का इस्तेमाल करके। इसके आगे का प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में क्या अंतर है? देखो, ये जो प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम में क्या अंतर है? इस प्रोग्राम और उस प्रोग्राम में अंतर ये है कि यहाँ पे ए और बी का वैल्यू यहाँ लिए हैं,
है ना, फंक्शन बनाने के बाद। लेकिन उसमें क्या किया है, ए और बी का वैल्यू फंक्शन के अंदर ही यही ले लिए हैं वहां पे। तो वो पैरामीटराइज फंक्शन का एग्जांपल हुआ। और ये जो है यूजर डिफाइंड फंक्शन का एग्जांपल। उसमें भी यूजर डिफाइंड फंक्शन है, लेकिन हम वैल्यू और वेरिएबल जो है सो हम फंक्शन के अंदर ले रहे हैं। वैल्यू यहां ले रहे हैं और वेरिएबल यहां बना रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा पैरामीटराइज फंक्शन। समझ में आई? ठीक है। तो हो सकता है ये सब क्वेश्चन तो अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा है, ये सब प्रोग्राम, लेकिन हो सकता है कभी पूछ दे खुदा न खास्ते। और दूसरी चीज आपको समझाना भी है फंक्शन को बढ़िया से मुझे प्रोग्राम के साथ, क्योंकि सी प्लस प्लस के हर टॉपिक में प्रोग्राम ना हो तो कहाँ ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे थ्योरी रहता है। तो प्रोग्राम ज्यादा एग्जाम में तो पूछता है नहीं। दो या तीन को प्रोग्राम पूछेगा, एक लिखने के लिए, एक आउटपुट निकालने के लिए, एक और लिखने के लिए। तो ज्यादा पूछता नहीं बार बार, तो थ्योरी से क्वेश्चन रहता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बोलता है कि सम इंपॉर्टेंट फंक्शन। क्या सम इंपॉर्टेंट फंक्शन? अब कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन को जान ले जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, एस टी आर लेन फंक्शन, एस टी आर यूपीआर फंक्शन, एस टी आर सीपीवाई फंक्शन, एस टी आर सीएमपी फंक्शन, एस टी आर कैट फंक्शन, एस टी आर रेव फंक्शन। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछता है आगे चर्चा करने वाले हैं। एस टी आर लेन मतलब होता है स्ट्रिंग का लेंथ निकालने वाला फंक्शन। एस टी आर यूपीआर मतलब होता है स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करने वाला फंक्शन। यानी हम स्मॉल में लिखेंगे ए डबल पी एल एप्पल, तो ये फंक्शन उसको कैपिटल में ऑटोमेटिक कन्वर्ट करके दे देगा। कैपिटल लेटर में कैपिटल ए डबल पी एल एप्पल। बस समझ में आई? तो नाम में ही पता चल रहा है, लेन का मतलब होता है लेंथ निकालना, यूपीआर का मतलब होता है अपर केस कन्वर्ट करना, सीपीवाई का मतलब होता है कॉपी करना, सीएमपी का मतलब होता है कंपेयर करना, तुलना करना, कैट का मतलब होता है कॉन्केटिनेट करना यानी जोड़ना, कंबाइन करना, रेव का मतलब रिवर्स निकालना। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। तो दिस फंक्शन इज यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ ए करेक्टर। बोलता है कि अगर हम एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और उसमें जो है सो हम लिखते हैं क्या, कैटरीना। क्या लिखते हैं, कैटरीना। क्या लिखते हैं जी, कैटरीना। तुम लोगों को मजा आ रहा है कैटरीना नाम लिख रहे हैं तो तुम लोग मजा ही लेता होगा, हम तो खुद पता है। क्या लिखे हैं जी, कैटरीना। एक्स एक वेरिएबल है, तो एक कैटरीना कैसा वेरिएबल है, स्ट्रिंग वेरिएबल है, तो स्ट्रिंग वेरिएबल में हमेशा डबल कोट देते हैं। ठीक है, और इसके पहले क्या लिख देंगे, कैर, तो स्ट्रिंग लिख देंगे। ठीक, तो कैटरीना का लेंथ कितना है, लंबाई कितना है, तो कितना, के ए टी आर आई एन है, कितना हो गया, एक दो तीन चार पांच छह सात, कितना कितना वर्ड है इसमें, सात वर्ड है। दो दो चार दो छह सात। तो इसका आउटपुट कितना दे देगा, सात। यानी इसका लेंथ निकाल देगा, यानी कितना करेक्टर का है ये स्ट्रिंग, वो निकाल के बता देगा। तो इसका आउटपुट कितना आ जाएगा, सात। सात आ जाएगा अगर एस टी आर लेन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो। तो एसटीआर फंक्शन का क्या काम है, किसी भी स्ट्रिंग को लेंथ निकाल करके देना को कितना लंबा है। बात समझ में आई ना? हाँ। उसके बाद है एसटीआर यूपी फंक्शन, यूपीआर फंक्शन। ठीक है, एसटीआर यूपीआर फंक्शन इस तरह कॉपी में लिख लो बाबू, ये सब देखो हम यहाँ मिटा देते हैं ना, आप लोग सब लिख लीजिएगा। बात समझ में आई ना? ठीक, उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद है मेरा उसके बाद है मेरा str upr फंक्शन। दिस फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट लोअर केस लेटर इनटू अपर केस लेटर। समझ में आ गई? cpi str cpr, दिस फंक्शन इज यूज टू कॉपी द टेक्स्ट इनटू अनदर टेक्स्ट। कॉपी कॉपी करना टेक्स्ट। ठीक है, जैसे एप्पल लिखा हुआ है तो एक जगह से दूसरे जगह कॉपी करना। कंपेयर cmp है, दिस फंक्शन इज यूज टू कंपेयर द टेक्स्ट, दो टेक्स्ट को कंपेयर करना। ठीक है, दो टेक्स्ट जैसे एक फ्रूट्स इक्वल टू एप्पल है, एक फ्रूट्स इक्वल टू मैंगो है, तो दोनों को कंपेयर करना कि कितना किसका लेंथ है, कितना किसका साइज है। एसटीआर काइट फंक्शन दो 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 टेक्स्ट दो टेक्स्ट को कंबाइन करने का काम करता है। कौन, एसटीआर कैट फंक्शन। दिस फंक्शन इज यूज टू कंबाइन द टेक्स्ट। जैसे अगर हम एक लिखते हैं, एक्स इक्वल टू हम लिखते हैं, एक्स इक्वल टू लिखते हैं नीतीश, और वाई इक्वल टू लिखते हैं क्या, कुमार। ठीक है, तो जब हम एस टी आर कैट फंक्शन के अंदर ये दोनों को डालेंगे तो हमको आउटपुट दे देगा नीतीश कुमार। बात समझ में आई? उसके बाद है एस टी आर रेव फंक्शन। दिस फंक्शन इज यूज टू रिवर्स द टेक्स्ट। इसका काम है किसी भी टेक्स्ट को रिवर्स कर देना। जैसे हम लिखेंगे मोदी, मोदी इसके अंदर कोई वेरिएबल के अंदर डालेंगे, हाँ, और उसको रेव फंक्शन के अंदर डालेंगे तो इसका आउटपुट हो जाएगा आई डी ओ एम, यानी उसके जस्ट उल्टा कर देगा, आई डी ओ एम। यानी उल्टा पढ़ोगे तो क्या लिखेगा, मोदी। तो किसी भी टेक्स्ट को रिवर्स कर देना इसका काम है।
एक एग्जांपल समझ लेते हैं, जिससे एसटीआर लेन फंक्शन का एग्जांपल है ना। देखो यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल बनाए हैं नेम नाम का, जिसमें 10 कैरेक्टर लेंगे, ठीक है, और एक लेंथ नाम का वेरिएबल बना दिए हैं। इंटर एनी नेम, हम अपना यहाँ नाम जैसे डालेंगे क्या, हम यहाँ पे नाम डालेंगे नंदलाल। क्या नाम डालेंगे, नंदलाल। तो ये नंदलाल किसका वैल्यू हो जाएगा, ये नेम का वैल्यू हो जाएगा, है ना। यानी कि नेम इक्वल टू मेमोरी में जो स्पेस जो क्रिएट होगा, तो नेम नाम का वेरिएबल का वैल्यू कितना हो जाएगा, नंदलाल। उसके बाद लिखे गेट्स नेम मतलब हुआ कि ये जो हम नंदलाल कीबोर्ड से लिखेंगे, तो कीबोर्ड से लिखने के लिए हम गेट्स फंक्शन का इस्तेमाल किए हैं। गेट्स फंक्शन का इस्तेमाल होता है हमेशा स्ट्रिंग अथवा कैरेक्टर को कीबोर्ड से एक्सेप्ट करने के लिए। उसके बाद लेंथ नाम का फंक्शन में देखो क्या, लेंथ नाम का वेरिएबल में क्या डाल रहा है, एसटीआर लेन वाला फंक्शन के अंदर हम किसको डाल दिए हैं, नेम नाम का वेरिएबल को। तो ये नेम नाम का वेरिएबल को हम कहा डाल दिए हैं, एसटीआर लेन के अंदर। और इस नेम का वैल्यू क्या है, नंदलाल। आने का आने मतलब हुआ कि एसटीआर लेन फंक्शन के अंदर इंटरनली क्या घुस जाएगा, नंदलाल। तो इस फंक्शन का काम क्या है, इसका लेंथ निकालना, तो तुरंत जो है सो लेंथ निकालेगा। और सी आउट क्या करवा दिए, लेंथ। अरे इसका जो लेंथ निकाले, लेंथ कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 7। तो ये लेंथ का वैल्यू कितना हो जाएगा, लेंथ का ये जो लेंथ नाम का जो वेरिएबल जो हम यहाँ बनाए हैं, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 7। और हम सी आउट करवा दे रहे हैं क्या, लेंथ को, तो आउटपुट कितना निकलेगा, 7। तो भैया इसका 7 होगा आउटपुट, यानी कि किसी वेरिएबल को लेंथ निकालने का काम करता है एसटीआर। ये सब फंक्शन का नाम याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। देखो जैसा नाम वैसा सब में इसी का काम छुपा हुआ है, ठीक है। जैसा लेन मतलब लेंथ निकालना, अपर मतलब अपर केस कन्वर्ट करना, सीएमपी मतलब कॉपी करना, सीएमपी मतलब कंपेयर, सीपीवाई मतलब कॉपी करना, सीएमपी मतलब कंपेयर करना, वगैरह वगैरह। अब आते हैं चैप्टर पे हम, फंक्शन ओवरलोडिंग में। अब हमारा टाइम हुआ फंक्शन ओवरलोडिंग का, बात समझ में आई। अब हम आए हैं अपना टॉपिक पे। अभी तक हम लोग सिर्फ फंक्शन वक्शन के बारे में समझ रहे थे। अब हम चैप्टर के मेन रूप पे आए, अब हम समझेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। क्योंकि अब हम जो है सो फंक्शन को समझ चुके हैं, फंक्शन को समझ चुके हैं, अब हमको फंक्शन ओवरलोडिंग ज्यादा समझ में आएगा। बात समझ में आई। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, जिससे ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि कोई काम को बार बार होना। हमने बोलते हैं कि तुम लोग कभी कभी ओवरलोड हो जाता है, अगर घर जाते हो तो तुमसे 2 3 काम करवाया जाता है, दुकान से चावल ला रहे, चलो खेत जोतो रे, ठीक है, घर का ये काम करो रे, वो काम करो रे, उसको बुला के लाओ रे। तो एक ही आदमी जब बार बार दूसरा दूसरा काम करने लगता है, यानी सेम आदमी अलग अलग तरह का काम करने लगता है, तो वो आदमी फिर ओवरलोड हो जाता है, माथा खराब हो जाता है, टेंशन में आ जाता है, गुस्साने लगता है, नहीं करेंगे ये काम, करता है ना जी। तो वो समझो वो आदमी ओवरलोड हो गया। तो एक ही फंक्शन से बार बार कोई जब हम काम करवाते हैं, एक ही फंक्शन बार बार अगर दूसरा काम करेगा, ठीक है, अलग अलग एक ही फंक्शन अलग अलग काम करने लगे, जैसे तुम लोग घर जाता है, तुम लोगों से अलग अलग तरह का काम करवाया जाता है, तो तुम लोग गुस्सा नहीं लगता अपने माता पिता के ऊपर, है ना जी। तो तुम लोग समझो ओवरलोड हो गया। अगर राहुल नाम का लड़का घर गया और एक ही घर के वाले उसके माता पिता उससे अलग अलग काम करवा रहे हैं, ठीक है, तो राहुल ओवरलोड हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, राहुल ओवरलोडिंग, राहुल ओवरलोडिंग हो गया है, ठीक, ओवरलोड हो गया है। तो फंक्शन को बार बार एक ही फंक्शन से अलग अलग काम करवाना फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है। सिंपल से एकदम अपना भाषा में समझो, ठीक है। तो फंक्शन है, इसका आप डिफिनेशन की तरफ जाते हैं। फंक्शन हैव सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर, पैरामीटर को ही सिग्नेचर बोलते हैं, सिग्नेचर को ही आर्गुमेंट आर्गुमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो फंक्शन हैव सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर इज नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। अगर फंक्शन का सेम नाम है और उसके अंदर डिफरेंट अलग अलग पैरामीटर मतलब वो अलग अलग काम करेगा, ठीक है, तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाएगा। अभी बोले कि राहुल अगर घर के अलग अलग काम करवाया जाएगा उससे, तो राहुल ओवरलोड हो जाएगा। एक ही फंक्शन से, फंक्शन का सेम नाम रहेगा लेकिन अलग अलग काम उससे करवाया जाएगा, तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाएगा। दिस फंक्शन आर कॉल्ड ओवरलोडेड फंक्शन। और इस तरीके से इस फंक्शन को हम ओवरलोडेड बोलते हैं। यानी राहुल को बोल सकते हैं कि राहुल ओवरलोडेड हो गया है। बात समझ में आए। तो ओवरलोड बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे कि राहुल ओवरलोड हो गया है। एक ही नाम, एक राहुल अकेले है लेकिन अलग अलग काम कर रहा है। बात समझ में आए, ठीक। दूसरा डेफिनेशन है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग इज ए फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक विशेषता है, ठीक है, या एक इसका फीचर्स है। वेयर टू और मोर फंक्शन, दो या दो से अधिक फंक्शन कैन हैव सेम नेम, एक ही नाम होगा बट डिफरेंट पैरामीटर होगा। सेम नेम
डिफरेंट पैरामीटर, यानी एक ही नाम का फंक्शन अलग अलग काम करने लगेगा तो फंक्शन लाजमी है कि ओवरलोड होना शुरू हो जाएगा। एक ही आदमी बार बार अलग अलग काम करेगा तो पक्का ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। नोट में क्या लिखा है? नो टू ओवरलोडेड फंक्शन हैव सेम पैरामीटर, यानी बोलता है कि जो फंक्शन ओवरलोड हो रहा होता है उसके अंदर सेम पैरामीटर नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, या तो एक किसी एक में, किसी में दो, किसी तीन, ऐसा। इस एग्जांपल, यहाँ पे एक फंक्शन क्या बना है ऑलटेक, इसके अंदर कितना पैरामीटर है? जीरो पैरामीटर, यानी कोई पैरामीटर नहीं है। फिर ऑलटेक, इसके अंदर कितना पैरामीटर है? एक पैरामीटर एक्स। इसके अंदर दो पैरामीटर है एक्स वाई। इसके अंदर तीन पैरामीटर है एक्स वाई जेड, है ना? तो यहाँ देखो फंक्शन का सेम नाम है लेकिन अलग अलग पैरामीटर है। तो फंक्शन हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर, इट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। समझ में आई किसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी वो प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, सी प्लस प्लस का एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें से फंक्शन ओवरलोडिंग का इस्तेमाल हुआ हो। चलिए, हज इंक्लूड स्ट्रीम डॉट, हज इंक्लूड कॉनियर डॉट, ये तो बकौती है, ये तो लगेगा ही लगेगा हर प्रोग्राम में। उसके बाद क्या बनाया है? मेन फंक्शन आ गया, तुरंत मेन फंक्शन लिखे हैं। उसके बाद भोवाइड एड नाम का देखो यहाँ फंक्शन बनाया, यहाँ फंक्शन क्या? एड। इसके अंदर कितना पैरामीटर है? दो पैरामीटर। ठीक, अब आगे देखो, अभी बीच वाला बाद में समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या? एड फंक्शन, कितना पैरामीटर? तीन पैरामीटर। फिर क्या? एड फंक्शन, कितना पैरामीटर? चार पैरामीटर। तो हम क्या देख रहे हैं कि फंक्शन का सेम नाम है, यहां भी एड फंक्शन, यहां भी एड फंक्शन, यहां भी एड फंक्शन, और इसके अंदर दो पैरामीटर, इसके अंदर तीन पैरामीटर, इसके अंदर चार पैरामीटर। बात समझ में आई? तो वही क्वेश्चन बोलता है कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द एडिशन ऑफ टू नंबर, थ्री नंबर एंड फोर नंबर यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग का इस्तेमाल करते हुए दो नंबर को जोड़ के भी दिखाना है, तीन नंबर को भी जोड़ के दिखाना, और चार नंबर को भी जोड़ के दिखाना है, यानी एक ही प्रोग्राम में तीन को काम करवा देना है, दो नंबर को भी जोड़ने का, तीन नंबर को भी जोड़ने का, चार नंबर को भी जोड़ने का काम करवा देना है। ठीक है, तो देखो सेम नाम का फंक्शन, यानी एड नाम का फंक्शन यहाँ दो नंबर को जोड़ रहा है, यहाँ तीन नंबर को, यहाँ चार नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स वाई कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स वाई जेड कर रहे हैं, और यहाँ पे एक्स वाई जेड प्लस ए कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है, नहीं नहीं नहीं, मेन मेन यहाँ पे मेन फंक्शन नहीं होगा, यहाँ पे मेन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मेन फंक्शन प्रोग्राम में एक ही जगह होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम कोई और फंक्शन ले लेंगे, एड नाम का ही फंक्शन ले लेते हैं, यहाँ भी एड नाम का ही फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, हाँ। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि एड नाम का फंक्शन में दो वेरिएबल है एक्स वाई, तो यहाँ भी आपको जो है से एक वेरिएबल कॉल, एक फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो ये जो 5 और 10 जो दो वैल्यू है, ये किसका वैल्यू हो जाएगा? एक्स और वाई का। फिर आ गया, फिर एड नाम का फंक्शन है, फिर यहाँ कितना? 5 10 15, तो ये 5 10 15 किसका वैल्यू हो जाएगा? ये एक्स वाई जेड का। और ये फिर है एड इक्वल टू 10 20 30 40, ये 10 20 30 40 किसका वैल्यू हो जाएगा? एक्स वाई जेड और ए का। ठीक, तो यहाँ पे जो जितना बार हम यहाँ पे फंक्शन को लिखेंगे उतना ही बार फंक्शन आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा, नीचे भी। ठीक है, और जितना वेरिएबल इसके अंदर होता है उतना ही वेरिएबल इसके अंदर भी लिखना पड़ेगा, ताकि ये वेरिएबल इंटरनली जाके मैच करेगा, इंटरनली जाके मैच करेगा, और इस वैल्यू को बैठाएगा, और इंटरनली कैलकुलेशन होगा, और तब आपको जाकर के स्क्रीन पे आउटपुट दिखेगा। बात समझ में आई? ये काम जो है से इतना इंटरनली होगा। बेसिकली हमको समझना क्या था? बेसिकली हमको खास तौर पे यह समझना है कि फंक्शन ओवरलोडिंग कहते किसको है। फंक्शन ओवरलोडिंग का डिफिनेशन जानने के बाद इसका एक प्रोग्राम अगर लिखने के लिए बोले तो कैसे लिखेंगे, है ना? तो इस तरीके से इसका प्रोग्राम हो जाएगा फंक्शन ओवरलोडिंग का। ठीक है, तीन गो फंक्शन, ये बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग में, जिस आपको जो है से एक फंक्शन बनाना है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, उसके अंदर जो है सो सेम फंक्शन के अंदर अलग अलग पैरामीटर पास करना है। ठीक है, और फिर अलग अलग वैल्यूज के अंदर डालना है, आप प्रोग्राम को रन कर देना है। ये हो जाएगा प्रोग्राम फंक्शन ओवर लोडिंग का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सेम चीज है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग। थ्री नंबर, टू नंबर, थ्री नंबर, फोर नंबर को मल्टीप्लाई करना है फंक्शन ओवरलोडिंग को कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके। तो सेम चीज, इसके पहले जो प्रोग्राम किए थे वही प्रोग्राम, बस वहां जोड़ के जगह पे यहाँ पे गुना कर दिए हैं, और कुछ नहीं। और जो है इसका चेंज कर दिए हैं नाम,
फंक्शन का। यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी मल्ट फंक्शन बना लीजिएगा। सेम चीज है, आगे बढ़ते हैं। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फंक्शन के अंदर आता है, पॉलीमॉर्फिज्म। हम लोग जानते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर में से एक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? तो भैया इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 2 देखना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 2 का वीडियो डाला हुआ ऑलरेडी चैनल पे। तो चैप्टर नंबर 2 सबसे पहले आप पढ़िए, ठीक है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 2 नंबर का चैप्टर है वो। उसको पहले पढ़िए, वो वीडियो को पहले देखिए, तब इसको देखिएगा, फंक्शन ओवरलोडिंग का वीडियो। यानी पहले पहला वीडियो, पहला चैप्टर का सब वीडियो देख लीजिए। वीडियो कितना तक होगा वो? तो वीडियो होगा वो 6 तक। फिर 7वां वीडियो जो बना है वो चैप्टर नंबर 2 का बना है, उस कॉन्सेप्ट का। और आज 8वां वीडियो जो बनेगा वो है फंक्शन ओवरलोडिंग का वीडियो। ठीक है? तो अभी तक हम लोग फंक्शन फंक्शन ओवरलोडिंग समझ रहे थे। इसी के अंदर एक टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है, मस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। तो बोलता है कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है? बोलता है कि द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म इज ए ग्रीक वर्ड। पॉलीमॉर्फिज्म एगो ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हैविंग मेनी फॉर्म, जिसका मतलब होता है अनेक रूप। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है अनेक रूप। ठीक है? इन सिंपल वर्ड वी कैन डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म इज एन एबिलिटी ऑफ डिस्प्ले मोर देन वन फॉर्म। एक से अधिक रूप को दिखाना ही पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। एक से अधिक रूप दिखाना ही क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। रियल टाइम एग्जांपल दे रहा हूं। श्याम इज अ स्टूडेंट फॉर टीचर। श्याम अपने टीचर के लिए वो एक स्टूडेंट है। इन सेम टाइम श्याम इज आल्सो सन फॉर पेरेंट्स। श्याम जो है वो अपने टीचर के लिए क्या कहलाता है? स्टूडेंट कहलाता है। लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए क्या कहलाता है? अपने पेरेंट्स के लिए वह सन कहलाता है, यानी बेटा कहलाता है। दैट इज वाई वी कैन से श्याम वर्क एज पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि हम कह सकते हैं कि श्याम पॉलीमॉर्फिज्म के जैसा काम कर रहा है। घर में बेटा है, नानी घर जाता है तो नाती कहलाता है। स्कूल आता है तो विद्यार्थी कहलाता है। यानी एक ही आदमी का अलग अलग रूप है। यानी हम कह सकते हैं कि वह पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है। अगर प्रोग्रामिंग के भाषा में कहें तो फंक्शन ओवरलोडिंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। क्योंकि फंक्शन ओवरलोडिंग में सेम फंक्शन जो है वो अलग अलग तरीके का काम करता है ना? तो सेम फंक्शन अलग अलग, उसका नाम सेम है लेकिन अलग अलग पहचान है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, गिव एंड सुटेबल एग्जांपल। तो पॉलीमॉर्फिज्म का डिफिनेशन दे देना है और फंक्शन ओवरलोडिंग का ये दोनों में से कोई एक प्रोग्राम बना देना है। आपको 3 से 4 नंबर सॉलिड मिलेगा। और समझ में आई? ठीक। अब पॉलीमॉर्फिज्म 2 प्रकार का होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आल्सो नोन एज डायनेमिक method dispatch, as the method functionality is decided dynamically at runtime based on object। बोलता है कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म उसको बोलते हैं जो रन टाइम, यानी कि जब प्रोग्राम रन कर जाता है उस समय जो है सो काम करता है, उसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। इसको लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है? ठीक। उसके बाद है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। बोलता है फंक्शन कॉलिंग मैच द टाइप ऑफ नंबर ऑफ पैरामीटर एट कंपाइल टाइम, दिस इज नोन एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और अर्ली बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग। तो पॉलीमॉर्फिज्म 2 प्रकार का होता है, एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सो बताते हैं। अगर सी प्लस प्लस को कोई प्रोग्राम को रन करते हैं और उसका वैल्यू रन टाइम मैच करता हो, रन टाइम जो है सो सेम फंक्शन अलग अलग पैरामीटर को लेकर के जाता हो, तब जो है सो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहलाए। और अगर वो जो है कंपाइल टाइम ही लेकर के जाता हो, कंपाइल टाइम ही उस चीज का अगर चेक होता हो, ठीक है, कि सेम फंक्शन जो है सो अलग अलग पैरामीटर को लेकर के जा रहा है, तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा। खैर इतना डीप में क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि अभी तक का कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है? डिफाइन फंक्शन ओवरलोडिंग 2023 का क्वेश्चन। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, गिव एन एग्जाम्पल, गिव इट्स एग्जाम्पल इन सी प्लस प्लस टू शो इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, 21, 22, 23 इस तरीके से। फिर फंक्शन ओवरलोडिंग, ये भी क्वेश्चन 20 में पूछा गया है। फिर यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग strlen फंक्शन इज यूज फॉर, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। किस क्या बोलते हैं ऑप्शन? काउंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कॉपी टू स्ट्रिंग,
कंपेयर टू स्ट्रिंग, कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, फाइंड द लेंथ ऑफ टू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को लेंथ निकालने का काम करता है। तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग चैप्टर नंबर 3 यहीं पे समाप्त होता है। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक चैनल को बाबू सब्सक्राइब करो, शेयर करो, दोस्तों को बताओ, टेलीग्राम चैनल से सभी को जुड़िए, और नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से तो जुड़ना ही होगा। चैप्टर नंबर 1 का नोट्स अभी तक नहीं डाले हैं, आज ही डाल दूंगा, नहीं तो कल डाल दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।